नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुबीना है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। इलियास मेरे अब्बा का नाम है, मेरी अम्मी इनायत है, मेरा बड़ा भाई रहीम है। मेरी उम्र 20 साल की हूँ। अब्बू का जरदोजी का काम है। लखनऊ के बड़े बड़े शादी ब्याह के कपड़े बेचने वालों से उनका बिजनेस है। अब्बू ने आगे भी बहुत से कारीगर रखे हैं जो शादी के जोड़ों पर बारीक जरी का काम करते हैं। काम बहुत अच्छा है और अब्बू भी अच्छे पैसे कमाते हैं। अब पैसे खुले हैं और जो काम हम करते हैं उसमें पढ़ाई की कोई खास जरूरत नहीं है। तो बेशक अब्बू ने हमें बहुत अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया है। बस पढ़े और पास हो गए, इतनी ही पढ़ाई की हमने। बचपन से एक बात जो मैंने अपने घर में देखी वो ये थी कि अम्मी और अब्बू को जैसे हर वक्त मजाक करते थे। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने अब्बू को अपनी अम्मी को खुल्ला प्यार करते देखा है। हम तीनों भाई बहनों की किसी से भी कोई दोस्ती नहीं हुई थी, न स्कूल में न पड़ोस में। हमें डर लगता था कहीं अगर हमारे घर की बात बाहर पता चल गई तो कहीं हमारे दोस्त लोग हम पर हंसे और हमारा मजाक उड़ाए। इसी वजह से हम तीनों भाई बहन आपस में ही खेलते थे और इसी अकेलेपन का फायदा हमारे घर में काम करने वाले एक कारीगर ने उठाया। हमारे घर में 5 कमरे थे। ऊपर के 2 कमरों में हम रहते थे और नीचे के 2 कमरों में कारीगर बैठकर काम करते थे और एक कमरे को अब्बू ने अपनी दुकान बना रखा था। कारीगरों को चाय पानी और खाना हम ही देते थे, तो कभी मैं, कभी मेरे भाई, तो कभी अम्मी उन सब को खाने पीने का सामान देने जाते थे। हमारा एक कारीगर थे, फरीद। इसी फरीद को मैंने अम्मी के साथ देखा था और वो मुझे भी बहुत घूरता था। 1-2 बार हंसी मजाक में उसने मुझे छुआ था। बेशक मेरी उम्र नहीं थी, मगर जो कुछ मैं अपने घर में देखती थी उस हिसाब से मुझे बहुत पहले से हर चीज का ज्ञान सा हो गया था। एक दिन मैं जब कारीगरों को चाय देने गई तो फरीद अपने अड्डे पर नहीं था। मैंने उसकी चाय रखी और जैसे ही पलटी वो पीछे से आ गया। उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही फरीद बोला, देखो मेरी शादी नहीं हुई है। मैं सिर्फ चुपचाप उसको देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। कितनी देर मैं बेड पे लेटी खुद से ही कशमकश में उलझी रही। दोपहर के बाद अम्मी खुद चाय देने गई। मैं ऊपर से खड़ी देख रही थी अम्मी के साथ। फरीद ने काफी बात की, मगर क्या बात हुई मुझे पता नहीं चल पाया। अगले दिन सुबह अम्मी ने मुझे कहा, देखो रुबीना, आज मैं और तुम्हारे अब्बू किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम आज स्कूल मत जाना। कारीगरों को चाय पानी और खाना देना तुम्हारी जिम्मेवारी है। और मुझे और भी बहुत से हिदायतें करके वो अब्बू के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। करीब 11 बजे मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी फरीद ऊपर आया और आकर मुझसे चाय लेकर चला गया, पर बोला कुछ नहीं। हाँ, उसकी आंखों में बड़ी चमक थी आज। मैं भी बैठकर चाय पीने लगी और टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद फरीद आया और किचन में चाय के बर्तन रख गया। मैं वैसे ही टीवी देख रही थी, तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। मेरे ठीक पीछे फरीद खड़ा था और मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा दी। मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग आ गई थी और मुझे पकड़ लिया। मैं जितना उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती वो मुझे और कसकर पकड़ लेता। मेरी फरियाद पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं जोर जोर से रो रही थी, मगर टीवी की तेज आवाज में मेरी कमजोर आवाज दबकर रह गई। फरीद एक अच्छे इंसान से एक वहशी बन चुका था। उसके बाद मैं सिर्फ रोती रही और इस बुरे वक्त को भूलने की कोशिश करने में लगी रहती। शाम तक जब तक अम्मी अब्बू आए मैं काफी ठीक हो चुकी थी। अगले दिन मुझे फरीद फिर मिला। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं ऊपर अपने रूम के बाहर खड़ी थी। नीचे सामने वाले रूम में फरीद जरदोजी का काम कर रहा था। अम्मी उसको चाय देने गई तो दोनों में कुछ बात हुई। मैंने देखा फरीद ने अम्मी को कुछ रुपये दिए। अम्मी पैसे लेकर चली गई। उनके जाने के बाद फरीद ने ऊपर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी इस हरकत से मेरे चेहरे पर भी अजीब सा भाव आ गया और करीब 2 साल तक ये सब चलता रहा। 2 साल तक फरीद मेरा दोस्त रहा, मेरी अम्मी की जानकारी में। पहले तो छुप छुपा कर ही फरीद मुझसे मिलता था, मगर धीरे धीरे मेरी और अम्मी की शर्म खुलती गई, क्योंकि फरीद अक्सर
मुझे अम्मी के सामने ही बुलाकर ले जाता। मैं देखती कि कैसे अम्मी उसकी हर बात को हंसकर टाल जाती। अब मैं बड़ी क्लास में हो गई थी, पूरी जवान हो चुकी थी। चाहकर भी मैं उस बात को अपने दिमाग में नहीं निकाल पा रही थी। रात को जब हम सब खाना खाने बैठे तो मैंने अम्मी को अपनी बात बता दी। एक दिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना मैंने ही बनाया। उस दिन अब्बू रात को देर से घर आए और उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा। भाई तो दोनों खाना खाकर सो चुके थे। मैंने अब्बा को खाना दिया, मगर उन्होंने बहुत थोड़ा तक हाड़ा सा खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैंने बर्तन किचन में रखे और फिर जाकर अम्मी को देखा। उनका बदन बुखार में तप रहा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप मेरे रूम में सो जाओ, यहाँ अब्बा एसी चलाएंगे तो आपको और ठंड लगेगी। और मैंने अम्मी को समझाकर अपने रूम में ले जाकर लेटा दिया। उसके बाद मैं जाकर अब्बा के साथ लेट गई, मगर अब्बा तो सो चुके थे, जोर जोर से खर्राटे मार रहे थे। मैं थोड़ा मायूस सी हो गई कि यार ये क्या बात हुई। मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी, मगर यहाँ तो लगता है मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मगर फिर भी मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और कुछ देर मैं लेटी लेटी जैसे किसी बात का इंतजार करती रही। फिर अब्बा ने करवट बदली और सोते सोते बोले, नींद में ही बोले, क्या हुआ अमीना, सो जा और मुझे भी सोने दे। मतलब अब्बा को यही एहसास था कि उनके साथ मैं नहीं, उनकी बीवी ही लेटी है। सुबह करीब 6 बजे मेरी आंख खुली। तब तक अब्बा सो रहे थे। मैं जाग तो गई पर बिस्तर से नहीं उठी। थोड़ी देर बाद अब्बा भी उठे। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरे चेहरे को देखा तो चौंक पड़े और झट से दूसरे कमरे में गए। उधर उन्होंने अम्मी को सोए हुए देखा और फिर वापस मेरे कमरे में आए। उन्होंने पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम मेरे कमरे में हो। मैंने हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई कि कैसे फरीद ने मेरे साथ क्या किया। अब्बू बहुत गुस्सा हो गए और फरीद को पीटने लगे। अम्मी ने बीच में पड़कर उन्हें अलग किया। अब्बू ने कहा, मैंने तुझे अपना माना काम दिया और तुमने यह सब किया। अब्बू ने कहा, निकल जा मेरे घर से और दोबारा पास में भटकना भी मत। फरीद अपना सामान लेकर वहां से चला गया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ। उसके बाद अब्बू से सारी बातें शेयर करने लगी। दोस्तों, कभी कभी जो आपके सबसे करीबी होते हैं वही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 33 साल की है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। यह कहानी कुछ महीने पहले की ही है। मेरे दोस्त का नाम नीलेश है और वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तब से हम पक्के दोस्त हैं। अक्सर हमारा एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। हमारे रिश्ते पारिवारिक हो गए थे। उसके घर में वो, उसके मम्मी पापा, उसके भाई भाभी और उनकी 2 छोटी लड़कियां रहती थीं। नीलेश के पापा एक सरकारी नौकरी में थे और उसकी मम्मी हाउसवाइफ। उसका भाई किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मेरा दोस्त सरकारी जॉब के लिए कोशिश कर रहा था और मैं भी उसके साथ ही तैयारी करता था और साथ में जॉब भी करता था। हम अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। उसका भाई भी मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। उसका नाम रमेश था। उसकी उम्र करीबन 34 थी और भाभी का नाम श्वेता था और उनकी उम्र 32 साल थी। मैं जब भी उनके घर जाता वो कुछ न कुछ काम कर रही होती थी। मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचा था। मैं हमेशा उनको भाभी की तरह ही देखता था क्योंकि नीलेश की मम्मी मुझे बेटे की तरह मानती थी। भाभी की दोनों बेटियां स्कूल में पढ़ती थीं। एक 7 साल की है, वो दूसरी कक्षा में, और दूसरी 5 साल की, वो पहली कक्षा में थी। और घर से स्कूल थोड़ा दूर था, इसीलिए मेरा दोस्त रोज उनको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। थोड़े दिन बाद मेरा दोस्त नई स्कूटी लेकर मेरे घर आया। मैंने पूछा, अरे ये किसकी उठाया? तो बोला, नया लिया है। एक दिन मैं जब उनके घर गया तो रमेश भाभी को स्कूटी सिखा रहा था। मैंने बोला, वाह भाभी, आप तो सीख गई। तो बोली, हाँ सीखना तो पड़ेगा ही, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाने में कभी जरूरत पड़ जाए। मैंने बोला, सही बात है।
थोड़े दिन बाद मेरे दोस्त ने कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ ली और जब मैं उनके घर जाता तो कभी कभी वो मिलता नहीं। उस समय वो जॉब पर ही होता था क्योंकि उसकी शिफ्ट बदलती रहती थी। इसीलिए मैंने देखा कि भाभी ही बच्चों को छोड़ने जाया करती थी। यह 1 महीने पहले की ही बात है, जब मैं बिग बाजार में कुछ शॉपिंग करने गया था। मैं मोटरसाइकिल पार्क करने पार्किंग में गया तो मैंने देखा कि नीलेश की स्कूटी खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद नीलेश भी आया होगा। मैंने उसे कॉल किया पर उठाया नहीं। मैंने सोचा अंदर ही होगा, मिल जाएगा। मैं मॉल के अंदर गया, बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। मैंने शॉपिंग के बाद जब बिल के लिए लाइन में गया तो लंबी लाइन थी। मैं लाइन में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी नजर बाग वाले बिल काउंटर पर गई। उस लाइन में श्वेता भाभी खड़ी थी पर वो दूर थी तो मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं की। वो बिल बनवाकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो किसी लड़के के साथ में खड़ी थी, बातें कर रही थी। फिर वो लड़का पार्किंग से अपनी कार लेकर आया और भाभी उसमें बैठ गई और वे लोग चले गए। मैं जब पार्किंग में गया तो स्कूटी वहीं खड़ी थी। मैंने सोचा कोई रिश्तेदार होगा, उनके साथ कहीं गई होंगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिनों बाद में शाम को करीबन 7 बजे उनके घर गया तो सब लोग घर पर थे। सिर्फ नीलेश जॉब पर गया हुआ था। उनके पापा ने मुझे बैठने को बोला। मैं सोफा पर बैठ गया। पास में रमेश बैठा था और भाभी सब्जी काट रही थी और उनकी मम्मी रसोई में थी। भाभी उठकर मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने धन्यवाद बोला और वो रसोई में चली गई। जब वो वापस आई तो मैंने उनसे कहा, भाभी, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बिग बाजार में देखा था। तो वो चौंक गई और मेरे सामने देखती रही। मैंने कहा, आप बिल की लाइन में थी? तो वो मेरे सामने परेशान होकर देखने लगी। उतने में रमेश ने पूछा, कब? मैंने कहा, थोड़े दिन पहले। उतना कहते कहते मैंने भाभी के सामने देखा तो वो मुझे इशारे से कह रही थी, होंठ पर उंगली रखकर कि कुछ मत बोलो, चुप रहो। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है तो मैंने तुरंत ही बात पलट दी और बोला, भाभी, उस दिन आपने लाल रंग का सूट पहना था। तो रमेश बोला, यह तो कभी सूट पहनती ही नहीं, सिर्फ साड़ी पहनती है। फिर मैंने बोला, तो शायद कोई और होगा, पर वो आपके जैसा ही दिखता था। तो रमेश बोला, क्या यार तू भी। फिर थोड़ी देर बातें की हमने और फिर मैंने कहा मैं चलता हूँ और मैं घर आ गया। दूसरे दिन दोपहर को मेरे फोन पर एक अनजाने मोबाइल नंबर से कॉल आई। मैंने रिसीव किया। मैंने बोला हेलो और सामने कोई लड़की थी। वो बोली, मैं श्वेता। मैं, हाँ भाभी, बोलिए। सॉरी, मैं आपकी आवाज पहचान नहीं पाया, बोलिए। श्वेता, सुनो, तुमने बिग बाजार में मुझे देखा था, वो प्लीज किसी को मत बताना। मैं, हाँ, वो उस दिन आप मुझे इशारे से कहने को मना कर रही थी। श्वेता, हाँ, वो प्लीज किसी को मत बताना। मैं, ओके ठीक है, किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम क्या छुपा रही हो और मैं कसम लेता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। श्वेता बोली, बहुत लंबी गाथा है, बाद में बताऊंगी। मैंने भाभी से कहा, मैं कसम नहीं तोड़ दूंगा, बताओ ना। श्वेता, सही है तो सुनो, वो मेरा कॉलेज का दोस्त था, पिछले 30 साल से हम मिल रहे हैं, पर आज तक किसी को पता नहीं है। मैं, ओह भाभी, मतलब वो तुम्हारा दोस्त है। श्वेता, तुम जो भी समझो, लेकिन प्लीज नीलेश को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने रात को सोते वक्त सोचा कि भाभी 3 साल से इससे मिल रहे हैं और किसी को पता नहीं है और घर पर इतनी भोली बनती है और बाहर दोस्त के साथ घूमती है। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसकी जिंदगी है, वो जो करे मुझे क्या। फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था। मैंने ओपन किया तो वो मैसेज भाभी के नंबर से था और अंदर धन्यवाद विपिन लिखा था। 2 दिन बाद वापस भाभी का कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें मेरे दोस्त से मिलना हो तो बिग बाजार के पार्किंग में आ जाओ। मैं वहाँ गया, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ भाभी की स्कूटी खड़ी थी और भाभी कहीं दिख नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद एक कार आई और भाभी उसमें से उतरी। मैं तो देखता ही रह गया। भाभी ने शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहना था। मैंने आज तक भाभी को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। भाभी ने मुझे हेलो कहा और मैंने भाभी को। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया और मुझसे मिलवाया। फिर दोनों कार में बैठकर चले गए। मैं तो भाभी को ऐसे कपड़ों में देखता ही रह गया और सोचने लगा,
फिर मैं अगले दिन भाभी घर गया, वहाँ पर भाभी अकेली थी और उनका मोबाइल वही सोफे पर पड़ा था। मैंने मोबाइल के अंदर देखा तो हितेश के मैसेज थे। मैंने काफी सारे मैसेज पढ़े पर कुछ नहीं मिला। नॉर्मल शायरियां और जोक्स थे, पर एक फोल्डर श्वेता के नाम का था। मैंने वो ओपन किया तो अंदर अलग अलग फोल्डर थे और अलग अलग लड़कों के नाम लिखे थे। मैंने थोड़े चेक किए और देखे तो मुझे पता चला कि सारे मैसेज रात के वक्त के भेजे हुए थे। मैंने घर जाकर रात को सोते वक्त सोचा कि भाभी तो बड़ी चालू लगती है, पर घर पर किसी को नहीं पता। मैंने सोचा कि अगर घर पर पता चला तो क्या होगा। फिर मैंने सोचा जो भी हो मुझे क्या। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं भी भाभी को रात को मैसेज भेजता हूँ। मैंने उनको हाय का मैसेज किया तो उनका भी मैसेज आया हेलो। मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो बोली कुछ नहीं, बस अब नींद आ रही है। मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने शुभ रात्रि का मैसेज भेज दिया और उसके बाद से धीरे धीरे हमारे बीच चैट होने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, फिर मैंने मानते हुए लिख दिया ठीक है, और हम मॉल में मिले। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, हितेश को भी नहीं। मैंने पूछा क्यों हितेश को भी नहीं, तो बोली हाँ उसे भी नहीं। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है, फिर भी कभी मन हो तो मुझे बोल देना क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। वो बोली ठीक है, और फिर मैं सो गया। फिर एक दिन भाभी ने मुझे कॉल किया और बोली तुम मूवी देखने चलोगे। मैंने पूछा कौन कौन है, तो बोली मैंने तो तुम्हारा एक फ्रेंड है। मैंने कहा कौन हितेश, तो बोली नहीं कोई और है। और उस दिन उसने मुझे नए फ्रेंड से मिलवाया और कहा ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। मैंने सोचा क्या सारे कॉलेज के फ्रेंड ही है। और श्वेता ने मुझे बोला हितेश को मत बताना, ये सब बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और फिर हम मूवी देखकर जब वापस आए तो मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर सोचता रहा कि आखिर भाभी क्यों सबको अपना कॉलेज का फ्रेंड बोलती है। दूसरे दिन मैंने करीबन सुबह 11 बजे कॉल किया। मैंने पूछा कहाँ हो, तो बोली मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आई हूँ। मैंने पूछा कहाँ पर, तो बोली तुमने बच्चों का स्कूल नहीं देखा। मैंने कहा हाँ, तो बोली अगर आ सकते हो तो आ जाओ। मैंने बोला क्यों, तो बोली इसके बाद में मैं शॉपिंग जा रही हूँ। तो मैंने बोला शॉपिंग तो बाद में भी जा सकते हो। तो भाभी बोली बाद में क्यों। मैंने कहा अभी अगर आप चाहो तो मेरे फ्लैट पर आ सकते हो, फिर हम बाद में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। तो बोली ठीक है मैं आती हूँ। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, वो आकर सोफा पर बैठ गई। मैंने पानी दिया। वो बोली ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा नहीं फ्रेंड का है। तो बोली वो कहाँ है। मैंने कहा वो जॉब पर गया है। वो बोली कब आएगा। मैंने कहा शाम को 8 बजे। मैंने कहा नीलेश का एक दोस्त भी यही फ्लैट में रहता है। तो बोली अगर उसने देख लिया तो। मैंने कहा भाभी मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है, अगर आप बुरा ना मानो तो। वो बोली ठीक है ठीक है पूछो। मैंने कहा क्या ये सब तुम्हारे वाकई में कॉलेज के फ्रेंड हैं? तो वो बोली हाँ क्यों। मैंने कहा नहीं यूं ही, क्योंकि जो दोनों फ्रेंड से मैं मिला हूँ उन दोनों की उम्र करीबन 40 के आसपास है। वो कैसे तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड है। बोली अब हैं तो हैं। मैंने कहा भाभी मुझसे क्यों छुपाती हो, मैं कहाँ किसी को बताने वाला हूँ। तो बोली ठीक है, पर तुम अगर किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुमसे कहूंगी कि ये सब झूठ मैंने तुमसे क्यों बोली। मैंने कहा बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो वो बोली ठीक है। एक दिन जब मैं सुबह नीलेश के कमरे में उसे उठाने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो सिर्फ तौलिया में सोया हुआ था। मैं देखती ही रह गई। मैंने कहा तो क्या हुआ। मैंने कई बार नीलेश को लाइन देने की कोशिश की पर उसने भाव नहीं दिया, और मुझे डर लगता था कि अगर मैं उससे सीधे सीधे पूछूंगी तो कहीं वो रमेश या पापा को ना बता दे। इसीलिए मैंने सोचा कि नीलेश नहीं तो कोई और सही, और मैं रोज मॉल में जाती रही कि कहीं कोई मिल जाए, और मुझे हितेश मिल गया। मैंने उसके साथ बहुत एंजॉय किया। मैंने फिर चैटिंग के माध्यम से काफी फ्रेंड बनाए और काफी से मिली भी हूँ। मैंने कहा भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। वो बोली हाँ बोलो। मैंने कहा भाभी आपको अपने परिवार के साथ कर रही हो वो बहुत गलत है। आपको एक बार घर पर बात करके समाधान करना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों से। मैंने भाभी को बहुत समझाया कि आपके ऐसे फैसले से आपके बच्चों और परिवार पर क्या बीतेगी। आने वाला समय बहुत खराब है।
और लोग आपकी इस बात का फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए समय रहते संभल जाए। भाभी ने अपनी गर्दन झुका ली और कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, लेकिन आगे से ध्यान रखना। भाभी अपने घर चली गई और मैंने भाभी को आगे कभी ऐसे करते नहीं देखा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम जीनत है। मैं 18 साल की हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी शहनाज एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर है और मेरे पापा दुबई की एक कंपनी में है। वह साल 2 साल में इंडिया आया करते हैं और कई दिनों के लिए ही आते हैं। जब वे घर आते थे तब अम्मी बहुत खुश रहती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी बहुत उदास हो जाती थीं। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के मकान में रहते थे। यह घर पापा के दोस्त असलम अंकल का था। असलम अंकल पापा के दोस्त थे। यही वजह थी कि वह हम लोगों से किराया नहीं लिया करते थे। असलम अंकल हमारे घर अक्सर आया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थीं। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाता था। कभी कभी हम लोग असलम अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वह हमारे साथ बेहद घुल मिल गए थे। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो देखा कि मेरे पापा के दोस्त असलम अंकल आए हुए हैं। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने अपना स्कूल बैग कमरे में रखा और किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरे पांव ठिठक गए थे। मैंने चुपके से किचन में झांक कर देखा तो देखती ही रह गई। वैसे भी मेरी अम्मी एक कॉलेज में टीचर थी। वह खुले विचारों वाली महिला थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी अम्मी से यह उम्मीद नहीं थी। अभी स्कूल से आकर मैंने अपना ड्रेस भी नहीं बदला था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने खाना लगाया और मुझे आवाज दी। हम तीनों ने मिलकर लंच किया। फिर मैं टीवी देखने लगी। अम्मी और अंकल आराम करने लगे। फिर रात को असलम अंकल, अम्मी और मैं खाना खाकर 10 बजे सोने लगे। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। मेरी आंख हल्की सी लगने लगी थी। तकरीबन 15 मिनट बाद मेरे कानों में चूड़ियां के खनकने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की खिड़की खोली, जो कि अम्मी के कमरे की तरफ खुलती थी। मेरी अम्मी और अंकल दोनों बातें कर रहे थे। अंकल ने कहा, शहनाज, हम दोनों जो कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर अल्ताफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका और आपकी बेटी जीनत का ख्याल रखूं। असलम अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समझाया था। अंकल भी उसके मन की बात समझ गए। एक दिन मैं जब सुबह उठी तो देखा कि असलम अंकल लेटे थे। मैंने अंकल से पूछा, अम्मी कहाँ हैं? अंकल बोले, वह तो अपने कॉलेज चली गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूं? अंकल ने सिगरेट सुलगाते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर आ गई थी। अंकल ने मुझे पास में बैठने के लिए इशारा किया। मैं वहीं उनके पास बैठ गई। कल रात को तुम सो रही थी या जाग रही थी? अंकल ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अचानक इस तरह के सवाल से मैं सकपका गई थी। अंकल को शायद ये मालूम पड़ गया था कि अम्मी और उनकी बातें सुन चुकी थी। अंकल ने कहा, देखो जीनत, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, इस बात को समझ सकती हो। मैंने बिना कोई जवाब दिए अपना सिर नीचे झुका लिया था। फिर उन्होंने पूछा, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? मैंने कहा, पिछले महीने में 18 साल की हुई थी। अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर, तेरे लिए मैं तेरी अम्मी से बात करता हूँ। अंकल ने मुझे अपनी ओर खींचा और अपनी गोद में झटके से खींच लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं हल्की सी आवाज में बोली, अंकल प्लीज मुझे जाने दो। अंकल ने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे मेरी गुड़िया रानी को। परंतु शर्म भी आ रही थी, क्योंकि वे मेरे अंकल थे। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शाम के 9 बज रहे थे। असलम अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुकी थी। अंकल का रात को इस तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज अंकल के साथ एक और आदमी भी था। असलम अंकल बोले, हाय शहनाज, कैसी हो?
इससे मिलो, यह मेरा दोस्त अकरम है। अम्मी ने धीरे से हाय करके अपना हाथ आगे बढ़ाया था। और अकरम, यह है मेरी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी जीनत। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई थी। और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी थी। असलम अंकल अम्मी को कमरे में लेकर गए थे। अकरम बरामदे में ही रुका था और बोले, शहनाज, यह मेरा दोस्त अकरम है, आज रात ये हमारे साथ रुकेगा। अंकल अम्मी को समझा बुझा रहे थे, लेकिन अम्मी मानने को तैयार नहीं थी। अम्मी ने कहा, तुम्हारी बात अलग है असलम, तुम मेरे शौहर के दोस्त हो, लेकिन एक गैर मर्द को घर पर नहीं रोक सकती। अम्मी परेशानी से अपना सिर पकड़े सोफे पर बैठी थी। असलम अंकल बोले, मैं और अकरम बचपन के दोस्त हैं। मैंने अकरम को बोला है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त अल्ताफ की बीवी हो। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे पूछकर बोला था क्या? अम्मी ने अपनी शंका जाहिर करते हुए जवाब दिया कि घर में मेरी बेटी जीनत भी है। वह क्या सोचेगी अब, वह छोटी नहीं रही है? असलम अंकल ने कहा, हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो बड़ी हो गई है। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। फिर अम्मी धीरे धीरे राजी हो गई थी। रात को अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे ठीक से सुला दिया और लाइट बंद करके कमरे बंद करके चली गई। अकरम अंकल शायद शराब पी रहे थे। उसका यह रूप भी मेरे सामने आने लगा था। मुझे उनके कमरे से अब अकरम अंकल की भी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरा हाथ खिड़की से लगा, जिसको अम्मी ने सुन लिया। मैं जान नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन अगले दिन अम्मी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है अम्मी, आज बहुत उदास हो? अम्मी ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, कल रात। इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, मेरा चेहरा लाल हो गया। तब अम्मी ने कहा, देखो बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं। उनको दुबई गए हुए 2 साल से ऊपर हो गया। ये सब कहते हुए अम्मी का गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने पूरी सच्चाई बताया कि तुम्हारे अब्बू को दुबई में किसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंकल से बात करके कोई रास्ता निकालने में लगी थी। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है, और इसके लिए मैं कई रातों से अच्छे से सोई भी नहीं थी, जिसके लिए मैंने असलम और अकरम दोनों से पैसे की भी मदद ली थी। लेकिन अब मैं उसे लौटा नहीं पा रहा हूँ और वह मुझे परेशान करने लगे हैं। अम्मी बुरी तरह टूट चुकी थी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं है अम्मी। मेरी इस बात से उनका दिल कुछ हल्का हुआ और वो बोली, बेटी, तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे? मैंने कहा, नहीं अम्मी, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, ऐसा तो किसी के साथ हो सकता है। अम्मी के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। मैं उस वक्त कुछ और नहीं बोली। अब मैं अम्मी की हमराज हो ही गई थी। मैंने उनसे कहा, अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए। आप भी खुद को अकेला मत समझो। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और महसूस किया कि उनका एक मजबूत और सच्चा सहारा तो हमेशा से उनके पास था, उनकी अपनी बेटी। इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के मान और सुरक्षा के लिए उन्हें खुद मजबूत बनना होगा। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वे किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं रहेंगी जो उन्हें और उनकी बेटी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाले। उन्होंने असलम अंकल से खुलकर बातचीत की और उनसे कहा कि अब वे उनके साथ कोई और संपर्क नहीं रख पाएंगे। उन्होंने खुद को मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया और अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर एक नई राह अपनाई। इस घटना के बाद मैं और मेरी अम्मी ने एक दूसरे को एक मजबूत सहारा बनाया और साथ मिलकर जीवन के संघर्षों का सामना करने का निश्चय किया। अब हमारे जीवन में एक नई दिशा और नई शुरुआत थी, जहां हम एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश कुमार है। मैं नागपुर से हूँ। बात आज से 30 साल पहले की है। मेरी पढ़ाई चल रही थी। मैं बीकॉम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी फिटनेस के बारे बहुत गंभीर रहता था, इसीलिए रोज सुबह 6 बजे मैं जॉगिंग के लिए जाया करता था। एक दिन मैं रोज की तरह वह जॉगिंग कर रहा था तो एक औरत ने मुझे आवाज लगाई। सुनिए। मैं रुका और देखा तो एक औरत आवाज दे रही थी। वो तकरीबन 25 साल की होगी। वह उसकी मांग भरी हुई थी, तो मैं समझ गया कि वो शादीशुदा है। मैंने भी जवाब दिया, जी कहिए। तो उसने पूछा, आप कितने टाइम से यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं? मैंने कहा, कई महीनों से, पर आपको क्या काम है? तो वो हंसने लगी, अरे यार, दिन नहीं पूछ रही हूँ आज, और अभी का पूछ रही हूँ कि आप आज यहाँ कितनी मिनटों से यहाँ जॉगिंग कर रहे हो। तो मैंने कहा, आपको काम क्या है ये तो बताओ। उस पे वो औरत बोली, आपके पास मोबाइल है? तो मैंने कहा, हाँ क्यों? वो बोली, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए दे दो। मैं कुछ नहीं बोला। वो बोली, डरो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ और आप मेरे साथ भी चल सकते हो, क्योंकि मेरा मोबाइल यहीं कहीं गिर गया है। अगर आप मुझे अपना मोबाइल दे सकें तो मैं अपने मोबाइल पर कॉल करूंगी तो रिंग बजेगी, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी होगी। अब मैं हंसने लगा। क्या आप भी? मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसे दे दिया। वो बेंच पर से उठी और नंबर डायल करने के बाद कान पर रख के चलने लगी। मैं थोड़ी देर तो बैठा रहा, पर बाद में ख्याल आया कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो करीब 50 कदम ही चली होगी कि शायद उसका मोबाइल मिल गया। मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो झाड़ी के पास कुछ ढूंढ रही थी। मैं थोड़ा दूर खड़ा देखता रहा। तभी वो आई और मेरी तरफ देखकर हंसते हंसते मेरा मोबाइल देकर चली गई। तभी मेरी नजर उसके मोबाइल पर पड़ी। वो बहुत ही महंगा फोन था, लेकिन मुझे उसके कपड़े सामान्य क्लास वाले लगे। लेकिन मोबाइल देखने के बाद ये तो तय हो गया था कि वो एक पैसे वाले खानदान से है। अब मैं उसे पीछे से देख रहा था और सोच रहा था कि कितनी सिंपल है यार। पर तभी मुझे ख्याल आया कि इसने तो थैंक्स तक नहीं बोला। क्या यार, वो पैसे वाली तो होगी, पर तहजीब कहाँ गई? मैंने मन ही मन में 2-3 गालियां दी और बोला, भाड़ में जाए। मैं अपने रूम पर पहुंचा और नहाकर कॉलेज चला गया। पूरा दिन ऐसे ही फालतू सा निकल गया। करीब रात के 8 बज रहे होंगे कि मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। कोई अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो कोई लड़की हेलो बोल रही थी, और तो मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मैं पूनम बोल रही हूँ। तो मैंने पूछा, कौन पूनम? मैं तो किसी पूनम को जानता नहीं हूँ। आप कौन सी पूनम हैं? और मेरा नंबर किसने दिया? क्या मेरा मजाक उड़ाने को फोन किया? पूनम बोली, आप मुझे जानते हो? मैंने कहा, क्या? तो वो बोली, हाँ डियर, तुम मुझे जानते हो। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा यहाँ एक कॉफी शॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तो? मैंने पूछा, कौन सा कॉफी शॉप? उसने एड्रेस दिया। मैंने अपनी बाइक निकाली और बताए पते पर चल दिया। कॉफी शॉप के अंदर जाते ही मैं ढूंढने लगा कि कौन है यार। पर तभी पीछे से आवाज आई। सर, तो मैं मुड़ा तो वेटर था और वो बोला, आपको मैडम ने ऊपर बुलाया है। उसने दिशा बताई कि यहाँ से जाइए। अब तो मैं भी उतावला हुए जा रहा था कि अपने को इतनी ज्यादा लाइन देने वाला कौन पैदा हो गया है। मैं लगभग दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया और सीधा अंदर केबिन में गया। तो उसे देखा तो ठिठक गया। ये तो सुबह वाली भाभी थी। मैं बोला, आप विश्वास नहीं करोगे, ये सुबह वाली वही सिंपल सी दिखने वाली औरत थी जिसे मैंने अपना मोबाइल 2 मिनट यूज करने के लिए दिया था। वो मुझे देखकर उठी और उसने पहले मेरे साथ हाथ मिलाया और बोली, हाय, मेरा नाम पूनम है। तो मैंने भी कहा, मैं नीलेश। वो हंसने लगी। तो मैंने पूछा, आप क्यों, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, आपका नाम सुनकर हंसी आ रही है। मैं थोड़ा सीरियस हो गया तो वो भी रुक गई और बोली, सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो बोली, देखिए, मैंने आपको स्पेशली थैंक्स कहने के लिए यहाँ बुलाया है। फिर पूनम ने कॉफी ऑर्डर की और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। कॉफी पीते हुए बात ही बात में पता चला कि उसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है और वो बहुत पैसे वाली है। मैंने भी कुछ अपनी बातें उसके साथ शेयर की, पर न जाने क्यों हम दोनों इतने घुल मिल गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी पूनम बोली, 9 बज गए, आज तो मैं गई। उसने बोला, चलो चलते हैं नील। तो मैंने कहा, कौन नील?
वो बोली, तुम और मैं तुम्हें आज से नील ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम कुछ पसंद नहीं आया। वो चलने लगी तो मैंने कहा, थोड़ी देर बैठो ना। पूनम बोली, सॉरी, पर मेरी सास बहुत ही खड़ूस है और वो तो देरी होने पर मुझे मार ही डालेगी। इतना कहकर वो बाहर नीचे की तरफ चलने लगी तो मैं उसके पीछे चल दिया। बाहर जाते ही मैंने देखा तो वो एक 4 व्हीलर के पास जा रही थी। क्या गाड़ी थी यार, एकदम सुपर। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह तो बहुत ही अमीर है। तभी मैं दौड़कर उसके पास गया और तब तक वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। तो मैंने विंडो ग्लास पर गया तो उसने ग्लास खोला और बोली, यस मिस्टर। मैंने कहा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? पूनम बोली, किस लिए? मेरे पास उसके इस सवाल का उत्तर नहीं था, तो बस मैं मुंडी नीचे करके खड़ा रहा। वो बोली, देखो नील, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें सुबह थैंक्स नहीं कहा तो तुम्हें बुलाकर थैंक्स बोल दूं, इसीलिए तुम्हें बुलाया था। ओके, बस हो गया। अब तुम दोबारा क्यों मिलना हो ये भी बता दो। मैं अब भी चुप था। वो थोड़ी गर्म हो गई और बोली, दोबारा क्यों मिलना है? मेरे साथ फ्लर्ट करोगे और मेरा उपयोग करोगे? हाँ देख बेटा, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। ओके, संभाल जरा अपने आप को, समझा कुछ? और इतना बोलकर वो फट से चली गई। अब मुझे थोड़ा दुख होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। जो नहीं पूछना चाहिए था वो पूछ लिया। क्या यार, और मन ही मन में मैं अपने आप को गालियां देने लगा। यार, इतना अच्छा मौका चला गया, पर अब मुझे कहीं चैन नहीं पड़ रहा था। अब मुझे कैसे भी करके पूनम से बात करनी थी। मैं दूसरे दिन तो डर के मारे वॉक पर नहीं जा सका, क्योंकि मुझे लगा वो शायद मुझे देखते ही गाली देने लगेगी तो मेरी फजीहत हो जाएगी। कल भी गर्म हो गई थी, इसीलिए मैंने सुबह घूमने जाना छोड़ दिया। ऐसे ही 8 दिन बीत गए, पर ना तो वो आई ना कुछ उसके समाचार मिले। अब मैं पूरा पागल हो चुका था कि क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके एक दिन रात को पूनम को मैसेज किया और लिखा, सॉरी। तो उसका उत्तर आया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर से मैंने मैसेज किया, प्लीज। उसका उत्तर आया, देखो अब अगर तुमने मैसेज किया तो मैं पुलिस को तुम्हारा नंबर दे दूंगी। अब मैं बहुत डर गया कि रहने दे यार, यह तो लफड़ा कर सकती है। मैंने जॉगिंग पर जाना शुरू कर दिया। उस दिन कुछ देर बाद वो भी जॉगिंग करने आई तो मैंने उसे देखा तो मैं छुप गया, क्योंकि मुझे लगा वो मुझे देखेगी तो भाग जाएगी, इसीलिए मैं छुप रहा था। पर मैंने देखा वो इधर उधर कुछ खोज रही थी। अब मैं सोच में पड़ गया कि यह किसे ढूंढ रही है। मैंने 1-2 राउंड लगाए होंगे कि उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। अभी मैं सोच ही रहा था कि किसे फोन कर रही है, तभी मेरा मोबाइल बजा। ये क्या पूनम का फोन था? मतलब मुझे समझ में आया कि वो मुझे ही ढूंढ रही थी। अब मैं और डर गया कि आज तो गए यार, ये तो मुझे पक्का मार खिलवाएगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके फोन उठाया तो वो गर्म होकर सीधे बोली, कहाँ है तू? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, अब मुझे तेरे से एक काम है। मैंने डर के मारे कहा, मैं तो शहर से बाहर हूँ। वो बोली, ठीक है चल, पर आते ही मुझे कॉल करना। मैं वहाँ से भागा क्योंकि मेरी तो फटी पड़ी थी। देख लिया तो ये पूनम क्या करेगी मेरा? किस जन्म का बदला ले रही है, पता नहीं क्या करने वाली थी। मेरा भेजा फ्राई हो रहा था कि क्या मालूम के करने वाली है। यार, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और करीब रात के 8 बजे फिर से पूनम का फोन आया। फोन उठते ही उसने पूछा, कहाँ है तू? मैं बोला, अभी बाहर ही हूँ। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, क्यों झूठ बोल रहा है? पूनम ने मेरे दोस्त की आवाज सुन ली और बोली, देख अभी के अभी वो सेम कॉफी शॉप पर आ जा जहां हम लास्ट टाइम मिले थे, वरना पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझ तक पहुंचने में, समझ गया? अब मैं डरते डरते शॉप पर पहुंचा। वो एकदम गर्म दिमाग किए हुए बैठी थी। मेरे सामने देखकर घूर कर बोली, बैठ। मैं बोला, नहीं मैम, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। कहाँ मैं और कहाँ आप?
उसने थोड़ी आंखें बड़ी करके बोला, बैठ। मैं एकदम से डर गया और बैठ गया। ध्यान से सुन। देख, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कैसा काम? पूनम बोली, ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है, बस तुझे तो सिर्फ करना है। और हाँ, मुझसे कोई किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, समझे? मैंने मुंडी हिलाकर हाँ बोला। वो बोली, देख, मेरी एक सहेली है महक, शादीशुदा है और उसका पति का ज्यादा समय आउट ऑफ कंट्री ही रहता है। महक को तुझसे कुछ काम है, बोल करेगा? मैं सोच में पड़ गया कि क्या बोलूं। कहीं हाँ बोली और कहीं फंस गया तो, और ना बोलूं तो पूनम ने मुझे फंसा दिया तो साला इधर कुआं उधर खाई करूं तो क्या करूं। मुझे लगा हाँ बोलने में ही मेरी भलाई थी, क्योंकि मुझे लगा हाँ बोलकर थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अब मैंने हाँ बोल दिया। उसने मेरे गाल पर हाथ फेरकर बोला, गुड बॉय। वो मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद वो बोली, अब चलती हूँ। हम दोनों वहां से निकल गए और मैं रूम पर आ गया। मैं सोच रहा था कि अब ये महक कौन होगी, कैसी होगी और उसे मुझसे क्या काम होगा, क्योंकि पूनम तो सती सावित्री बन रही थी, तो मुझे लगा उसकी फ्रेंड उसके जैसी ही होगी। ऐसे ही दूसरा पूरा दिन निकल गया और शाम के 6 बजे महक का फोन आया, पर इस बार एक अनजान नंबर था। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मैं महक पूनम की फ्रेंड। मैंने कहा, अच्छा हाँ बोलिए। महक बोली, फोन पर नहीं। मैंने पूछा, तो फिर कहाँ बताएंगी? वो बोली, एक एड्रेस लिखो। और उसने मुझे एड्रेस दिया और मैं फोन काटकर सीधा बाइक पर उस एड्रेस पर पहुंच गया जो महक ने बताया था। पर ये क्या, ये तो एक बहुत ही बड़ा बंगला था। मैं देखता रह गया और गेट की ओर चल पड़ा। तभी मेरी नजर सिक्योरिटी वाले पर पड़ी तो वो बोला, क्या काम है? मैंने बोला, मेरा नाम नील है, क्योंकि महक ने बोला था कि गेट पर अपना नाम बताना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वो चौकीदार बोला, जी सर, आप अंदर जा सकते हो। मैं अंदर चला गया। जब अंदर पहुंचा तो अंदर से क्या बंगला था यार, बस पूछो ही मत। तभी एक अंधेरे कोने में से आवाज आई, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कैसी है महक, पर फिर भी मैं अपनी बारीक नजर दौड़ाए जा रहा था। तभी महक बोली, चलो अब ऊपर वाले कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। मैं चलने लगा तो वो बोली, फर्स्ट रूम में चलकर बैठो। मैं उस कमरे में पहुंच गया। ये क्या, ये तो बेडरूम था। मैं अब और दुविधा में पड़ गया कि अब क्या होने वाला है। तभी अंधेरा हो गया तो मुझे लगा लाइट चली गई है, पर ये तो महक ने बंद की थी। अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से मेरे कान में बोली, हाय हैंडसम। मैं एकदम से चकित रह गया कि ये क्या यार, ये कुछ अलग काम करने बुलाया है। अब जैसे ही महक ने मेरे गालों को छुआ तो मैंने हाथ पकड़कर बोला, देखो पहले मुझे आपको देखना है। उसने कहा, जो हुक्म मेरे आका। यह कहकर उसने लाइट जला दी। पर ये क्या, ये तो करीब 28 साल की औरत थी। अब मैंने उससे पूछा, आप पैसे वाले लोग हो, सुखी हो और शरीर से भी लग रहा है कि आप एकदम ओके हो, तो फिर मैं क्यों? महक बोली, देख नील, मुझे लाइफ में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी कुछ नया भी करते रहना चाहिए। महक बोली, तुम अपने रूम पर बताकर तो आए हो ना? मैंने कहा, क्या बताकर आना था? वो बोली, यही कि अब तुम सुबह में आ पाओगे। मैंने कहा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। अब वो भी गर्म हो, महक ने मुझे जबरदस्ती पूरी रात रोके रखा। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ किस तरह का बदला लिया गया था? मुझे किस तरह की सजा दी गई थी? मैं समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो आखिर में मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ा। मैंने अपनी नंबर भी बदल लिए और उसके बाद मैं उससे एक सपना समझकर भूल गया। आप भी सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपका फायदा उठाने के इंतजार में रहते हैं। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।